नमस्कार, मैं सोनिका चौधरी। आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल स्टडी विद सोनिका चौधरी में। आज से हम एक नई सीरीज प्रारंभ कर रहे हैं। आरबीएससी की जो बुक्स हैं वो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं। क्लास 10th जो सामाजिक अध्ययन या सामाजिक विज्ञान की जो पुस्तक है, एक स्वर्णिम भारत, प्रारंभ से 1206 ईस्वी तक। अभी जो रीट का पेपर रद्द हुआ था उसमें जो जितने भी क्वेश्चन थे वो आरबीएससी की जो बुक्स थी उन्हीं से ये लिए गए थे। यह वीडियो रीट लेवल फर्स्ट, लेवल सेकंड और जो बाद में मेंस होगा उसके लिए, और जो सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड है, ये तीनों के लिए क्या है, उपयोगी है। और वीडियो का एग्जाम हो गया, पुलिस का एग्जाम हो गया, ये सभी के लिए उपयोगी है, क्योंकि जो एग्जामिनर है वो क्या करेगा, जो आरबीएससी की बुक्स है उन्हीं में से जो चैप्टर दिए गए हैं उन्हीं में से वो क्या है, क्वेश्चन एग्जाम में देगा। अब हम आज से आरबीएससी की बुक स्टार्ट कर रहे हैं। सिंधु घाटी सभ्यता, वैदिक सभ्यता, रामायण एवं महाभारत कालीन सभ्यता एवं संस्कृति का काल भी भारत का स्वर्णिम काल रहा है। अब क्वेश्चन आता है कि इतिहास की शुरुआत कहाँ से होती है। इतिहास की शुरुआत कहाँ से होती है? सिंधु घाटी सभ्यता से। जब भी हम हिस्ट्री की बुक पढ़ते हैं तो सबसे पहले हम क्या पढ़ते हैं? सिंधु घाटी सभ्यता, उसके बाद वैदिक सभ्यता और बाद में रामायण और महाभारत। तो इतिहास की शुरुआत कहाँ से होती है? सिंधु घाटी सभ्यता से। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के प्रारंभ में उत्तर भारत में सार्वभौमिक सत्ता का पूर्णता अभाव था। कौन सी शताब्दी में? 6ठी शताब्दी में। संपूर्ण भारत अनेक स्वतंत्र राज्यों में विभाजित था। ये राज्य उत्तर वैदिक कालीन राज्यों की अपेक्षा अधिक विस्तृत और शक्तिशाली थे। यानी ये राज्य क्या थे? अधिक वैदिक कालीन जो राज्य थे उनके अपेक्षा क्या थे? अधिक विस्तृत और शक्तिशाली थे। अब क्या आ गया? महाजनपद काल। महाजनपद काल का अगर टाइम पीरियड पूछे तो कहां से कहां तक है? 600 से 325 ईस्वी पूर्व। महाजनपद काल का टाइम पीरियड कितना है? 600 से 325 ईस्वी पूर्व। अब बौद्ध ग्रंथ अगुंतर निकाय के अनुसार उस समय 16 महाजनपद विद्यमान थे। अब जो 2018 में रीट हुई थी उसके अंदर ये इसी चैप्टर से 3 क्वेश्चन आए थे। अब ये वाला प्रश्न उस टाइम पूछा गया था कि 16 महाजनपदों का उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है? किस में मिलता है? अगुंतर निकाय में। अब अगुंतर निकाय किस धर्म का है? बौद्ध धर्म का ये ग्रंथ है। और एक ग्रंथ और है जिनमें 16 महाजनपदों का उल्लेख है, तो वो कौन सा है? भगवती सूत्र। कौन सा है? भगवती सूत्र के अंदर भी क्या है? 16 महाजनपदों का उल्लेख है। और जो भगवती सूत्र है वो किस धर्म का है? जैन धर्म का ग्रंथ है। भगवती सूत्र किसका? जैन धर्म का। और अगुंतर निकाय है वो किसका है? बौद्ध धर्म का ग्रंथ है। और इनमें किसका उल्लेख है? 16 महाजनपदों का उल्लेख है। एक तो ये क्वेश्चन आ गया था। काशी, अब महाजनपद और उनकी राजधानियां, आप सभी को ये 16 महाजनपद और उनकी राजधानियां याद होनी चाहिए। अब महाजनपद और राजधानी, काशी की वाराणसी, कुरु इंद्रप्रस्थ। अंग किसके थे? चंपा के। ऐसे ये ट्रिक है कि अंग किसके हैं? चंपा के। मगध जो उस समय सबसे शक्तिशाली महाजनपद था, कौन सा? मगध। उसकी राजधानी थी राजगृह या गिरिव्रज। वज्जी, विदेह और मिथिला। मल थे कुशीनारा के, कुशीनारा या कुशावती। चेदी क्या थी? शक्तिमती। चेदी की राजधानी क्या थी? शक्तिमती। वत्स किसके थे? कौशाम्बी के। और कौशल की राजधानी क्या थी? अयोध्या। कौशल की राजधानी क्या थी? अयोध्या। और बुद्ध काल में इसके 2 भाग थे। कौन से? उत्तरी भाग की राजधानी साकेत, दक्षिणी भारत की राजधानी क्या थी? श्रावस्ती। क्या थी? श्रावस्ती। और एक कौन सी थी? साकेत। किसकी राजधानी है ये? कौशल की। अब पांचाल, उत्तरी पांचाल की राजधानी अयक्षतर और दक्षिणी पांचाल की राजधानी कौंपिल्य। क्या थी? कौंपिल्य थी। मत्स्य विराटनगर, एक 2018 में जो रीट हुई थी उसके अंदर ये वाला प्रश्न पूछा था कि मत्स्य जनपद की राजधानी क्या है? विराटनगर। अब इतने, अभी एक अपनी एक जो
तेज है वो कंप्लीट नहीं हुआ है, उसमें ही 2 क्वेश्चन आ गए 2018 की रीट में, और अब जो रीट हुई थी उसमें भी इस चैप्टर से प्रश्न पूछे गए थे। अब सूरसेन मथुरा, 2 ये क्वेश्चन थे, एक वो कि 16 महाजनपदों का किस में उल्लेख है, तो किस में है, अगुंतर निकाय में। ये आप सभी को 16 महाजनपद उंगलियों पे याद होनी चाहिए। अब अस्मक पोतन, सूरसेन की क्या थी, मथुरा, मत्स्य विराटनगर, मत्स्य विराटनगर अपने ये कहाँ का एरिया है, जो राजस्थान के अंदर है, जयपुर का, वो क्या है, विराटनगर। अब अस्मक पोतन, अब एकमात्र जो, अब एक क्वेश्चन आता है कि दक्षिणी भारत का एकमात्र महाजनपद कौन सा है, अस्मक, और उसकी राजधानी क्या है, पोतन। पोतन भी बोलते हैं इसको, पोटन, पोतन और पोटन इसको दोनों बोला जाता है। दक्षिणी भारत का एक नाम मात्र महाजनपद कौन सा था, अस्मक, और उसकी राजधानी क्या थी, पोटन, और पोतन भी इसको बोला जाता है। अवंती, अवंती की भी कितनी राजधानियां थी, 2। उत्तरी अवंती की राजधानी उज्जैनी, दक्षिणी अवंती की राजधानी महिष्मती थी। यानी उत्तरी अवंती की क्या थी, उज्जैनी, और दक्षिणी अवंती की क्या थी, महिष्मती। गांधार, गांधार की राजधानी तक्षशिला, कंबोज, राजपुर, फाटक। महाजनपदों में 2 प्रकार के राज्य थे। अब ये जनपद कितने हैं, 16, तो इनमें 2 तरीके की राज्य व्यवस्था थी। कौन सी, एक तो थे राजतंत्र, दूसरे क्या थे, गणतंत्र। कौशल, अवंती और मगध उस समय सर्वाधिक शक्तिशाली राजतंत्र थे। उस समय सर्वाधिक शक्तिशाली कौन थे, एक तो कौशल था, अवंती था, और एक मगध। मगध भगवान जो बुद्ध थे उनके समय में बहुत अधिक शक्तिशाली हो गया था। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व, पूर्वी ईस्वी पूर्व में अनेक गणराज्यों का भी अस्तित्व था, जिनमें प्रमुख थे कपिलवस्तु के सांक्य, सुषुमारगिरी के भाग, कुशीनारा के मल, पावा के मल, वैशाली के लिच्छवी और मिथिला के विदेह। यानी ये गणतंत्र भी थे, इनमें शामिल थे। कौन कौन से हो गए, कपिलवस्तु के शाक्य, सुषुमागिरी के भाग, और कुशीनारा और पावा के क्या थे, मल थे, और वैशाली के लिच्छवी और मिथिला के क्या थे, विदेह। राजस्थान के प्रमुख जनपद वो क्या थे, महाजनपद, कितने हैं, 16। अब 16 महाजनपदों का उल्लेख कौन से ग्रंथ में मिलता है, अगुंतर निकाय और भगवती सूत्र में। दक्षिणी भारत का एक नाम मात्र, दक्षिणी भारत का एकमात्र कौन था, अस्मक, और जिसकी राजधानी क्या थी, पोतन। अब राजस्थान के प्रमुख जनपद, वैदिक सभ्यता के विकास क्रम से राजस्थान में भी जनपदों का उदय देखने को मिलता है। यूनानी आक्रमण के कारण पंजाब की मालव, सीवी, अर्जुनायन जातियां जो अपने साहस और शौर्य के लिए प्रसिद्ध थी, राजस्थान में आई और यहीं पर निवास करने लगी। यानी यूनानी आक्रमण के कारण क्या था, जो यूनानी आक्रमणकारी इधर से आते थे भारत के पश्चिमी एरिया से, तो वहां की कौन सी जनजातियां थी, पंजाब की मालव, सीवी, अर्जुनायन, ये जनजातियां थी। ये क्या हुआ, वहां जब आक्रमण होने लगे तो ये कहाँ आ गई, राजस्थान में आ गई, और यहीं पर ये निवास करने लगे। इस प्रकार राजस्थान के पूर्वी भाग में जनपदीय शासन व्यवस्था का सूत्रपात हुआ। कहाँ हुआ, राजस्थान के पूर्वी भाग में। अब जांगल, अब जांगल प्रदेश कौन सा है, बीकानेर और जोधपुर के जिले महाभारत काल में जांगल प्रदेश कहलाते थे। बीकानेर और जोधपुर का जो भाग है महाभारत काल में वो क्या कहलाता था, जांगल प्रदेश कहलाता था। इस जनपद की राजधानी अहिक्षत्रपुर थी। यानी बीकानेर और जो जोधपुर की है इनकी राजधानी क्या थी, अहिक्षत्रपुर थी। वर्तमान में अहिक्षत्रपुर किसका नाम था, जो वर्तमान में नागौर है उसका नाम क्या था, अहिक्षत्रपुर था। अब बीकानेर के राजा इसी जांगल प्रदेश के स्वामी होने के कारण स्वयं को जांगलधर बादशाह कहते थे। जो बीकानेर के क्या थे, जो शासक थे, इसी प्रदेश के स्वामी थे, किसके, जांगल प्रदेश के, तो वो स्वयं को क्या कहते थे, जांगलधर बादशाह कहते थे। और बीकानेर राज्य के राज चिन्ह में जांगलधर बादशाह लिखा मिलता है। जो बीकानेर का राज चिन्ह है उसमें क्या लिखा हुआ मिलता है, जांगलधर बादशाह लिखा मिलता है। अब मत्स्य जनपद,
अब मत्स्य जनपद की राजधानी क्या है? विराटनगर। वर्तमान जयपुर के आसपास का क्षेत्र मत्स्य महाजनपद के नाम से जाना जाता था। अब यानी जो वर्तमान जयपुर के आसपास का क्षेत्र है वो किस जनपद के नाम से जाना जाता था? मत्स्य जनपद के नाम से। आधुनिक अलवर और भरतपुर के कुछ भूभाग भी इसके अंतर्गत आते थे। इसकी राजधानी क्या थी? विराटनगर। मत्स्य जनपद की राजधानी विराटनगर। जंगल प्रदेश की राजधानी क्या थी? अहिअक्षत्रपुर। महाभारत में कहा गया है कि सहज नामक एक राजा ने चेदी और मत्स्य दोनों राज्यों पर शासन किया था। यानी महाभारत में क्या कहा गया है कि सहज नामक एक राजा ने चेदी और मत्स्य दोनों राज्यों पर शासन किया था। अब सूरसेन। अब राजस्थान में कौन कौन से हो गए? एक जंगल प्रदेश हो गया, एक मत्स्य और तीसरा क्या है? सूरसेन। आधुनिक ब्रज क्षेत्र में सूरसेन महाजनपद स्थित था। इसकी राजधानी मथुरा थी। जो सूरसेन की राजधानी क्या थी? मथुरा। मत्स्य की विराटनगर। जंगल की अहिअक्षत्रपुर। प्राचीन यूनानी लेखक सूरसेन के लिए सुरसेनोई तथा राजधानी मथुरा के लिए मेथोरो शब्द का प्रयोग करते हैं। यानी सूरसेन जो जनपद है उसकी राजधानी क्या थी? मथुरा। लेकिन जो यूनानी है उसको क्या कहते थे? सुरसेनोई। और मथुरा को क्या कहते थे? मेथोरा। मथुरा को क्या कहते थे? मेथोरा कहते थे। भरतपुर तथा करौली जिलों के अधिकांश भाग सूरसेन जनपद के अंतर्गत आते हैं। भरतपुर और जो करौली जिलों के अधिकांश भाग है वो किस में आते हैं? सूरसेन जनपद के अंतर्गत आते हैं। वासुदेव के पुत्र श्री कृष्ण का संबंध सूरसेन जनपद से था। जो वासुदेव है श्री कृष्ण, उनका किससे संबंध था? सूरसेन जनपद से उनका संबंध था। सूरसेन कहाँ था? क्योंकि जो श्री कृष्ण थे वो किस क्षेत्र के थे? ब्रज क्षेत्र के थे। उनका संबंध किससे था? सूरसेन जनपद से। अब सीवी जनपद की राजधानी शिवपुर थी। सीवी जनपद की राजधानी क्या थी? शिवपुर थी तथा राजा सुसीन ने उसे अन्य जातियों के साथ 10 राजाओं के युद्ध में पराजित किया था। सीवी जनपद की राजधानी क्या थी? शिवपुर थी और तथा राजा सुसीन ने उसे अन्य जातियों के साथ 10 राजाओं के युद्ध में पराजित किया था। चित्तौड़गढ़ के पास स्थित नगरी सीवी जनपद की राजधानी थी। अब सीवी जनपद की राजधानी क्या थी? चित्तौड़गढ़। और ये किसके पास थी? नगरी सीवी जनपद की राजधानी थी और ये चित्तौड़ के पास स्थित थी। मेवाड़ के अनेक राज्यों अनेक स्थानों से सीवियों के सिक्के भी मिले। अब जो मेवाड़ जनपद था वहां क्या है? सीवियों के अनेक सिक्के भी मिले हैं। मंदसौर के पास 5 गुहा लेख क्या होते हैं? जो गुफाओं पर में लेख लिखे गए थे। मंदसौर के पास 5 गुहा लेख प्राप्त हुए हैं जिनमें सीवी जनपद का प्रसार पश्चिम से लेकर दक्षिण पूर्व तक होना ज्ञात होता है। अब ऐसे क्वेश्चन आता है कि मंदसौर की जो सीवियों जनपद का विस्तार की ये जानकारी कहां से मिलती है? जो 5 गुहा लेख कहां से प्राप्त हुए हैं? मंदसौर से। कहां से प्राप्त हुए हैं? मंदसौर से प्राप्त हुए हैं। गणतंत्रात्मक प्रणाली, यानी जो महाजनपद थे उनमें 2 तरह की प्रणालियां थी। एक तो राजतंत्रात्मक, एक थी गणतंत्रात्मक। अब गणतंत्रात्मक प्रणाली के बावजूद इन जनपदों की राज सत्ता कुलीन परिवारों के हाथों में थी। यानी जो प्रणाली क्या थी? गणतंत्र थी, लेकिन जो सत्ता का मुख्य केंद्र थे वो क्या थे? राज परिवार ही थी। इन परिवारों के प्रतिनिधि ही संस्थागार सभा के प्रमुखों के रूप में शासन की व्यवस्था करते थे। संस्थागार के सदस्य निर्धारित विषयों पर अपने विचार विमर्श करते थे। तो इसे जो विचार विमर्श करते थे इसे क्या कहा जाता था? अन्योविरोध कहा जाता था। जो विषय विवादास्पद होते थे उन पर मतदान करवाया जाता था। यानी जो संस्थागार एक सभा जगह थी वहां क्या होती थी? सभा होती थी और सभा में क्या थे? विचार विमर्श किया जाता था किसी मुद्दे पे, तो उसको क्या कहा जाता था? अन्योविरोध कहा जाता था। और जो विषय विवादास्पद होते थे उन पर क्या किया जाता था? मतदान किया जाता था। और मतदान में बहुरंगी सलाका काम में ली जाती थी। अब ये सलाका क्या होती है? जो सलाई नहीं होती
रंग बिरंगी सलाई होती थी तो वो रखते थे कि भाई हाँ हम इसके पक्ष में मतदान किया है, किसी ने जैसे इसके विपक्ष में मतदान किया है। तो ये सलाका पद्धति थी। 16 महाजनपदों में से एक मगध का एक साम्राज्य के रूप में आविर्भाव हर्यक वंश के समय हुआ था। यानी 16 महाजनपदों में कौन सा है? एक मगध है। अब मगध इतना शक्तिशाली हो गया था कि उसको साम्राज्य की संज्ञा दे दी गई थी। कि उसका आविर्भाव कब हुआ था? हर्यक वंश में। हर्यक वंश कौन सा है जिसको हम किस वंश के नाम से जानते हैं? पितृहंता वंश। किस वंश के नाम से? पितृहंता वंश। पितृहंता वंश से मतलब क्या है? इसमें जितने भी शासक हुए हैं सभी ने अपने पिता की हत्या करके शासन प्राप्त किया था। इसी में कौन था? अजातशत्रु भी इनमें शामिल था। जो हर्यक वंश है वो किस वंश के नाम से विख्यात है? पितृहंता वंश के नाम से विख्यात है। और हर्यक वंश के समय मगध इतना शक्तिशाली हो गया था कि उसको एक साम्राज्य की संज्ञा दे दी गई थी। अब मौर्य साम्राज्य की स्थापना। ईसा पूर्व 326 ईस्वी के लगभग मगध के राज सिंहासन पर नंद वंश का एक विलासी राजा घनानंद शासन करता था। अब कब घनानंद का शासन कब था? 326 ईस्वी के लगभग घनानंद का शासन था। और ये क्या था? अंतिम नंद वंश का अंतिम शासक कौन था? घनानंद। इसी को बाद में मारकर चंद्रगुप्त ने मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी। अब नंद वंश भी एक बहुत शक्तिशाली वंश था और इसी के समय एक महापद्मनंद का एक शासक था, उसके समय भी मगध अत्यधिक शक्तिशाली बन गया था। और अंतिम नंद शासक कौन था? घनानंद। चंद्रगुप्त मौर्य 322 से 298 ईस्वी पूर्व। चंद्रगुप्त मौर्य ने 322 ईसा पूर्व अपने गुरु चाणक्य की सहायता से अंतिम नंद शासक को पराजित कर 25 वर्ष की आयु में सिंहासन पर बैठा था। यानी चंद्रगुप्त ने नंद शासक को हराया। कब हराया? 322 ईसा पूर्व। और किसकी सहायता से? अपने गुरु चाणक्य, जिसको हम कौटिल्य के नाम से भी जानते हैं। और कौटिल्य की जो प्रसिद्ध पुस्तक है उसका क्या नाम है? अर्थशास्त्र। और उसका नाम तो अर्थशास्त्र है लेकिन उसका विषय क्या है? राजनीति। तो उसकी सहायता से अंतिम नंद शासक किसको? घनानंद को हराया था। और मात्र 25 वर्ष की आयु में कहां बैठा था? सिंहासन पर बैठा था। चंद्रगुप्त मौर्य ने व्यापक विजय अभियान करके प्रथम अखिल भारतीय साम्राज्य की स्थापना की। अब क्वेश्चन आता है कि प्रथम अखिल भारतीय साम्राज्य की स्थापना किसने की? चंद्रगुप्त मौर्य ने। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और पास में जो बेल आइकन है ऐसे घंटी बनी है उसको भी प्रेस करें ताकि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। अब 305 ईस्वी पूर्व में चंद्रगुप्त ने तत्कालीन यूनानी शासक सेल्यूकस निकेटर किसको? सेल्यूकस निकेटर को पराजित किया। कब किया था? 305 में। किसको किया? सेल्यूकस निकेटर को पराजित किया। सेल्यूकस ने चंद्रगुप्त से 500 हाथी। अब क्या था? चंद्रगुप्त ने उसको पराजित कर दिया तो चंद्रगुप्त को सेल्यूकस ने चंद्रगुप्त से 500 हाथी लिए। कितने हाथी? 500 हाथी लिए। उसके बदले में उसको क्या दिया? पूर्वी अफगानिस्तान, बलूचिस्तान जो वर्तमान पाकिस्तान में है और सिंधु नदी के पश्चिम का क्षेत्र उसे दे दिया। किसको दे दिया? चंद्रगुप्त मौर्य को। सेल्यूकस ने अपनी पुत्री हेलेना का विवाह भी चंद्रगुप्त से कर दिया और मैक्सनीज को अपने राजदूत के रूप में चंद्रगुप्त के दरबार में भेज दिया। अब प्रथम अंतरराष्ट्रीय विवाह है। अब क्वेश्चन आता है कि प्रथम अंतरराष्ट्रीय विवाह कौन सा है? चंद्रगुप्त और हेलेना का जो विवाह हुआ था वो प्रथम अंतरराष्ट्रीय विवाह माना जाता है। और अब जो सेल्यूकस निकेटर था उसका राजदूत कौन था? मैक्सनीज। किसके दरबार में आया था? चंद्रगुप्त मौर्य के। और मैक्सनीज की पुस्तक का नाम क्या है ये आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे। यानी जो मैक्सनीज था यूनानी राजदूत, किसका राजदूत था? सेल्यूकस निकेटर का। इसने भारत में आने के बाद एक पुस्तक लिखी थी तो उस बुक का क्या नाम था आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे। और
अभी जो पढ़ाया जा रहा है पीडीएफ, और इसकी पीडीएफ मेरे टेलीग्राम चैनल स्टडी विद सोनिका चौधरी में आपको जब ये पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा तो इसकी जो पीडीएफ है वहां टेलीग्राम में डाल दी जाएगी। अगर आप खुद अपने नोट्स बनाना चाहते हो तो अपनी नोटबुक साथ में लेके बैठो, ताकि आपको, क्योंकि नोट्स हमेशा खुद के होते हैं, और पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर दे दी जाएगी, फिर आप उसका प्रिंट आउट निकलवा लेना। चंद्रगुप्त के विशाल साम्राज्य में कांधार, हेरात, बलूचिस्तान, पंजाब, गंगा यमुना का मैदान, बिहार, बंगाल, गुजरात, विंध्य और कश्मीर के भूभाग शामिल थे। यानी जो इसने क्या किया था, एक विशाल साम्राज्य स्थापित किया था। किसने? चंद्रगुप्त ने। और इसके साम्राज्य में क्या क्या था? हेरात, कंधार, बलूचिस्तान, पंजाब, गंगा यमुना के मैदान, बिहार, बंगाल, गुजरात, कश्मीर तक के इसमें भूभाग शामिल थे। तमिल ग्रंथ ऐनानूर और मुर्नानूर से ज्ञात होता है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने दक्षिण भारत पर भी आक्रमण किया था। अब चंद्रगुप्त ने कहाँ आक्रमण किया? दक्षिण भारत पर। और उसकी जानकारी कहाँ से मिलती है? तमिल ग्रंथ ऐनानूर और मुर्नानूर से ज्ञात होता है कि उसने क्या किया था? दक्षिण भारत पर भी आक्रमण किया था। चंद्रगुप्त ने भद्रभाव से जैन धर्म की दीक्षा ली और 298 ईस्वी पूर्व में श्रवणगोल बेला मैसूर में उपवास करके अपना शरीर त्याग दिया। अब जो चंद्रगुप्त था उसने जैन धर्म की दीक्षा ली। किससे ली? भद्रभाव से। कब ली? 298 में ईस्वी पूर्व में। फिर इसके बाद इसने क्या किया? जो मैसूर है, कर्नाटक का जो शहर है, श्रवणगोलबेला, वहां क्या हुआ? तो इसमें एक संलेखना पद्धति होती है। कौन सी पद्धति? संलेखना पद्धति के द्वारा इसने क्या किया? अपने एक व्रत होता है जिसमें वो खाना पीना सब कुछ छोड़ देते हैं। तब खाना पीना नहीं खाएंगे तो भूखे रहेंगे तो क्या है? शरीर सूख जाएगा और बाद में क्या है? मृत्यु हो जाएगी। तो इस पद्धति से इन्होंने क्या कर दिया? अपने शरीर का त्याग कर दिया। अब क्वेश्चन आता है कि चंद्रगुप्त ने किससे जैन दीक्षा ली थी? भद्रभाव से। और कहाँ ली थी? श्रवणगोलबेला में, मैसूर में अपना शरीर क्या किया था? त्याग दिया था। कब त्याग गया था? 298 ईसा पूर्व में। अब चंद्रगुप्त मौर्य के बाद उसका पुत्र बिंदुसार शासक बना, क्योंकि 298 में क्या हुई थी? चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु हो गई थी। तो अब बिंदुसार का कार्यकाल कितना है? 298 से 272। बिंदुसार चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र था, जिसे यूनानी लेखक ने एमित्रोचेटस कहा था। बिंदुसार था वो चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र था, और यूनानी लेखकों ने इसको क्या कहा है? एमित्रोचेटस कहा था। बिंदुसार के समय तक्षशिला में 2 विद्रोह हुए थे। जो तक्षशिला है वो किसका साम्राज्य का भाग था? मौर्य साम्राज्य का। तक्षशिला विश्वविद्यालय भी तो था, वहां क्या हुए थे? 2 विद्रोह हुए थे। तो इन विद्रोहों का दमन करने के लिए पहले तो किसको भेजा? अशोक को, और बाद में किसको भेजा था? सुसीम को भेजा गया। किसको भेजा गया था? सुसीम को। यानी बिंदुसार के समय कितने विद्रोह हुए थे? 2। पहले कौन गया? अशोक। बाद में कौन गया था? सुसीम। और जो बिंदुसार था वो किसको शासक बनाना चाहता था? सुसीम को। लेकिन जब बिंदुसार की मृत्यु हुई तो उसके बाद शासक कौन बन गया? अशोक शासक बन गया। बिंदुसार के राज दरबार में यूनानी शासक एंटियोकोस प्रथम ने डायमैक्स नामक व्यक्ति को राजदूत के रूप में नियुक्त किया था। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में कौन आया था? सेल्यूकस का राजदूत कौन था? मैक्सनीज। और इसके दरबार में कौन आया था? यूनानी शासक एंटियोकोस प्रथम ने डायमैक्स को भेजा था। किसको भेजा था? डायमैक्स को। अब अशोक। अब बिंदुसार के बाद कौन शासक बना? अशोक। लेकिन जो बिंदुसार था वो किसको बनाना चाहता था? सुसीम को बनाना चाहता था। अब अशोक का कार्यकाल कितना है? 273 से 232 ईसा पूर्व। दक्षिणी भारत से प्राप्त मास्की गुजरा अभिलेखों में उसके स्वयं के नाम अशोक का उल्लेख मिलता है। यानी कहीं तो इसका नाम मिलता है अशोक देव नाम प्रिय, कहीं कुछ मिलता है, लेकिन इसके स्वयं जो अशोक नाम है उसका उल्लेख कहाँ मिलता है? मास्की गुजरा अभिलेखों में इसके स्वयं के नाम का उल्लेख मिलता है। अभिलेखों में अशोक देव नाम
प्रिय की उपाधि मिलती है। और अभिलेखों में इसकी उपाधि क्या है? अशोक देव नाम प्रिय की। विदिशा की राजकुमारी से अशोक का विवाह हुआ था। उससे पुत्री संघमित्रा तथा पुत्र महेंद्र का जन्म हुआ था। यानी विदिशा की राजकुमारी के साथ क्या हुआ था? अशोक का विवाह हुआ था और इससे इनके संतान का क्या नाम था? संघमित्रा और महेंद्र। और संघमित्रा और महेंद्र कौन है? जिनको अशोक ने श्रीलंका में क्या किया था? धर्म प्रचार के लिए भेजा था। किस किस को भेजा था? संघमित्रा और महेंद्र को। कहाँ भेजा था? श्रीलंका। उस समय श्रीलंका का क्या नाम था? ताम्रवर्णी नाम था। अशोक के अभिलेखों में उसकी रानी कारूबाकी का भी उल्लेख मिलता है। जो अशोक के अभिलेख है उसमें उसकी किस रानी का नाम मिलता है? कारूबाकी का। अशोक के राज्याभिषेक के 8वें वर्ष में अशोक ने कलिंग पर आक्रमण किया। अब अशोक के राज्याभिषेक के कौन से वर्ष में? 8वें वर्ष में कलिंग पर आक्रमण किया। अगर सन पूछे तो कौन सा आएगा? 261 ईसा पूर्व। उसमें 1 लाख लोग मारे गए थे। कितने लाख लोग मारे गए थे? 1 लाख। युद्ध जो होता है वो किसी भी समस्या का समाधान नहीं है। जैसे वर्तमान में रूस और यूक्रेन का युद्ध जैसे चल रहा है, तो युद्ध किसी भी समस्या का समाधान नहीं करता। इसके बाद में कितने लोग मारे गए थे? 1 लाख लोग मारे गए थे। बाद में इसने क्या किया? अशोक ने युद्ध नीति का सदैव के लिए त्याग कर दिया। अब हाथी गुफा अभिलेख के आधार पर यह अनुमान लगाया जाता है कि इस समय कलिंग पर नंद राजा शासन कर रहा था। जो हाथी गुफा, जब अशोक ने कलिंग पर आक्रमण कब किया? 261 ईसा पूर्व। उस समय वहां का शासक कौन था? नंदराज शासन कर रहा था। अब नंदराज शासक था, इसकी जानकारी कहां से मिलती है? जो हाथी गुफा नामक अभिलेख है उसमें इस बात का उल्लेख है कि कलिंग पर जब अशोक ने आक्रमण किया था तो उस समय शासक कौन था? उस समय कलिंग पर नंदराज शासन कर रहा था। मगध साम्राज्य के अंतर्गत कलिंग की राजधानी धौली या तोसली बनाई गई थी। यानी कलिंग की राजधानी क्या थी? धौली या तोसली बनाई गई थी। निग्रोध और उपगुप्त के प्रभाव में आकर अशोक बौद्ध धर्म में दीक्षित हुआ और उसने भेरी घोष के स्थान पर धर्म घोष को अपना लिया था। अब जो अशोक है उसने क्या किया? बौद्ध धर्म अपना लिया। कब अपनाया? कलिंग युद्ध के बाद उसका हृदय परिवर्तन हो गया। और किन के प्रभाव में आकर? निग्रोध और उपगुप्त, ये 2 भिक्षुक थे, इनके प्रभाव में आकर इन्होंने क्या किया था? बौद्ध धर्म अपना लिया था। अब राजतरंगिणी कल्लण के अनुसार अशोक पहले शिव का उपासक था। जो कल्लण ने एक पुस्तक लिखी थी, कौन सी लिखी थी? राजतरंगिणी। तो राजतरंगिणी है उसमें क्या है? जो वर्तमान अपना कश्मीर है उसमें उसका जो इतिहास है उसके बारे में इसका वर्णन किया गया है। और उसी के अंदर क्या कहा गया है कि अशोक पहले किसका उपासक था? शिव, यानी शैव संप्रदाय का। बराबर की पहाड़ियों में अशोक ने आजीविकों के लिए निवास हेतु 4 गुफाओं का निर्माण करवाया। अशोक ने क्या किया? जो आजीविक थे बौद्ध धर्म में उनके लिए बराबर की जो पहाड़ियां उनमें 4 गुफाओं का निर्माण किया। और इसका पुत्र था तो दशरथ, उसने 3 गुफाओं का निर्माण करवाया। अब इसने 4 गुफाएं कौन सी थी? सुदामा, चापर, विश्व झोपड़ी और कर्ण, ये 4 गुफाएं हैं। तो ये फर्स्ट ग्रेड के अंदर भी ये टॉपिक है मौर्य साम्राज्य, तो उसके लिए भी ये वीडियो क्या है? उपयोगी है। अब अशोक ने 4 गुफाएं कौन कौन सी बनाई थी? सुदामा, चापर, विश्व झोपड़ी और कर्ण। अशोक अपने राज्याभिषेक के 10वें वर्ष में बोध गया। 8वें वर्ष में क्या किया था? कलिंग पर आक्रमण। और 10वें वर्ष में कहा गया था? बोध गया। और 20वें वर्ष में क्या किया? लुम्बिनी की यात्रा की थी। 20वें वर्ष में क्या किया था? लुम्बिनी की यात्रा की। पहले क्या थी? पहले जैसे आखेट क्या होते हैं? जो राजा महाराजा क्या थे? जंगल में पशुओं को मारने के लिए जाते थे, उसको क्या कहते थे? आखेट कहते थे। बाद में इसने आखेट यात्रा पर रोक लगा के क्या की थी? धर्म यात्रा ये प्रारंभ की थी। तो 10वें वर्ष में कहा गया? बोध गया। और 20वें वर्ष में कहा गया था? लुम्बिनी गया था। ये दोनों ही भगवान बुद्ध से संबंधित स्थान है। अब रोमन देय अभिलेख से ज्ञात होता है कि अशोक ने वहां भूमि कर की दर 1/6 से घटाकर 1/8 कर दी थी।
अब क्वेश्चन आता है कि अशोक का कौन सा अभिलेख आर्थिक अभिलेख है? कौन सा अभिलेख आर्थिक अभिलेख? आर्थिक अभिलेख क्यों? क्योंकि इसमें जो कर है वो 1/6 से घटाकर कितना कर दिया गया था? 1/8 कर दिया गया। तो ये क्या है? आर्थिक अभिलेख माना जाता है। अशोक के शिलालेखों में चोल, चेल, पांड्य और केरल के सीमावर्ती स्वतंत्र राज्य बनाए गए थे। अशोक के शिलालेख में चोल, चेर, ये पांड्य क्या है? दक्षिणी भारत के जो राज्य है उनका उल्लेख किया गया है। इस वीडियो में आज इतना ही। अब आप सबके लिए एक क्वेश्चन है कि जो बिंदुसार है उसके समय तक्षशिला में 2 विद्रोह हुए थे। कितने विद्रोह हुए थे? 2 विद्रोह हुए थे। तो इन विद्रोहों का दमन करने के लिए पहले किसको भेजा था और बाद में कौन गया था? तो इन दोनों का आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर दें। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।